अब आ रही है। जी हाँ। हाँ ठीक, चलिए। तो आज की क्लास जो है प्रारंभ करते हैं। और अ, जैसा कि आपसे बता ही दिया गया है रूप से डिस्कशन कि आज जो है यूनिट आपकी पेपर वन की फर्स्ट पेपर की जो यूनिट है उसकी क्लास होनी है। तो चूंकि आप सभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ लोग पहले से भी कर रहे हैं और जिन्होंने एग्जाम दिया है नेट क्वालिफाइड हैं और वो जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं। कुछ लोग जो ऐसे हैं जिनका जेआरएफ भी हो चुका है, किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। कुछ लोग जो है वो नॉलेज इनहांसमेंट के लिए जुड़े हुए हैं। इस तरह से विविध रूप में सब लोग जुड़े हुए हैं आपस में। ठीक है। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो पेपर वन का पहला टॉपिक है, वो है टीचिंग एप्टीट्यूड। तो टीचिंग एप्टीट्यूड क्या होता है, टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर क्वेश्चन कैसे आते हैं, हमें कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इन चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए वैसे क्वेश्चन कैसे आते हैं तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखकर पता लग सकता है। सॉल्व कैसे करते हैं ये आप सॉल्व करते चले आ रहे हैं, आप कंप्यूटर पर हो गया है, आप जाते हैं स्क्रीन आपके सामने होती है और पेपर पेंसिल टेस्ट नहीं रहा। थोड़ी सी प्रॉब्लम भी होती है, जो नए बच्चे हैं फर्स्ट जाते हैं पहली बार जाते हैं, इसलिए कहते हैं अभ्यास करके जाना चाहिए। और बाकी जो एग्जाम दे चुके हैं उनके लिए एक चीज नॉर्मल हो चुकी है। जैसे वो एमआरसी पे पहली बार एग्जाम दिया देना शुरू हुआ तो प्रॉब्लम होती है, धीरे धीरे हैबिचुअल होती है हम लोग। इन द सेम वे आज जो है कंप्यूटर आधारित जितने भी पेपर होने लगे उनमें क्या है कि हमें इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं। तो ये तो एक बेसिक चीजें हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। एक हमारा जो टॉपिक है तो इससे कुछ क्वेश्चन जुड़े हुए कैसे आते हैं, जैसे पहले भी मैं क्लास ले चुका हूँ। तो एक क्लास में मैंने एक चीज ये बताई कि देखिए जो आपका एग्जाम होता है जो सीबीएसई करवाती है ऑन द बिहाफ ऑफ यूनिवर्सिटी कमीशन। ठीक है। ये इसलिए करवाती है कि एज असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में जो है आप कहीं भी ज्वाइन करें जब एक शिक्षक के रूप में प्राध्यापक के रूप में, तो आप में शिक्षण के वो गुण विद्यमान हो, कैसे शिक्षण किया जाए। ठीक है, हो सकता है नॉलेज बहुत आपके पास है, किसी के पास हर कोई हो सकता है, लेकिन उसका प्रेजेंटेशन करने का तरीका कैसा अच्छा नहीं। तो ऐसे स्थिति में क्या होता है कि नॉलेज ट्रांसफर किया जा रहा है लेकिन उसको अचीवमेंट लर्निंग पे कन्वर्ट नहीं किया जा रहा कर पा रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम होता है। जैसे एक तरह से मान के चलिए कि एक सिंगर होता है और एक राइटर होता है, कोई सॉन्ग लिखता है लेकिन वो गा नहीं पाता है। तो उसको गाने के लिए किसके पास जाते हैं, सिंगर के पास जिसकी आवाज बहुत बढ़िया होती है वो गाता है। उसने गाने लिखे नहीं है लेकिन वो गाता है। इसी तरह से आपने देखा होगा कि मूवीज में एक्टिंग कोई और करता है और स्क्रिप्ट कोई और लिखता है। क्यों? क्योंकि स्क्रिप्ट लिखने वाले के पास स्क्रिप्ट लिखने की क्वालिटी है बट उसको प्रेजेंट करने की उतनी बेहतर क्वालिटी नहीं है, इसलिए प्रेजेंट कौन बेहतर कर सकता है उसको। द सेम वे वी हैव नॉलेज, हमारे पास ज्ञान हो सकता है, बहुत सारा हो सकता है, लेकिन अगर उस ज्ञान को प्रेजेंट करने का तरीका बेहतर तरीके से नहीं बनेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस नॉलेज हमारे पास है कितना, उस नॉलेज को प्रेजेंट करने का हमारा वे क्या होगा, उसके लिए जो सीबीएसई है यूजीसी के बिहाफ में एग्जाम कराती है उसके पेपर वन का जो पहली यूनिट है इसलिए वो टीचिंग है। आपके पास शिक्षण की कुशलता है या नहीं, उसको मेजरमेंट करने के लिए, उसको मेजर करने के लिए एक यूनिट। और इस यूनिट से टोटल फर्स्ट पेपर में आपके 10 यूनिट्स हैं और 10 यूनिट्स में से जो क्वेश्चंस आता है जो पहली यूनिट का वो 5 क्वेश्चन, ज्यादा नहीं आते, केवल 10%। ये टोटल क्वेश्चन जितने आते हैं उनका 10% ये है फर्स्ट यूनिट। लेकिन ये आपकी स्किल से जुड़ा हुआ है, आप पढ़ रहे हैं उसके बाद में आप जाएंगे निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आप सभी की इच्छा है कि ये जेआरएफ हो जाए और जेआरएफ के बाद कहीं भी किसी भी विश्वविद्यालय में, किसी महाविद्यालय में, किसी भी हायर एजुकेशन के संस्थान में आप जाएं, ज्वाइन करें एज असिस्टेंट प्रोफेसर और अपनी स्किल को, अपनी कुशलता को, अपने जो भी माध्यम जो बेहतर तरीके से present कर पाए। ठीक है, इसलिए टीचिंग एप्टीट्यूड का करें। प्रीवियस भी आपने देखा होगा कि अब आपके कोई बहुत सारे प्राइमरी से लेकर के इन हायर एजुकेशन आप आ गए तो आपको पता चला होगा बहुत सारे टीचर पढ़ाते हैं। आपने देखा होगा उनके पास नॉलेज कम है और वे ऑफ प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया है। किसी के पास नॉलेज बहुत बढ़िया है लेकिन आप कहते हैं यार पढ़ा नहीं पाए, बता नहीं पाए, एक्सप्लेन नहीं कर पाए। आपके पास, हमारे पास, सबके पास तो ऐसा नहीं है। कहते हैं टीचर जो होता है वो जन्मजात नहीं होता है, लेकिन टीचर जो है शिक्षक बनाए भी जाते हैं। शिक्षक कैसे बनाए जाते हैं आप जानते हैं, टीटीसी, बीएड, डीएलएड, एमएड, ऐसे ढेर सारे शिक्षक शिक्षा के प्रोग्राम चलाए जाते हैं जिनके माध्यम से शिक्षक का निर्माण किया जाता है। तो ये जो टीचिंग एप्टीट्यूड की जो यूनिट है, ये एक तरह से कहा जाए वो टीचिंग एप्टीट्यूड का गुण हमारे अंदर है। हर हम सभी पढ़े हैं तो निश्चित रूप से अपने ज्ञान को ट्रांसफर कर सकते हैं, ह्यूमन एबिलिटी है हमारी।
हम ज्ञान को बड़े आराम से ट्रांसफर कर सकते हैं। बस संदर्भ इतना है कि हम उसको सिस्टमेटिक रूप से कैसे ट्रांसफर करें, इस एबिलिटी मेजर करने के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड है कुछ चीज। ठीक है, तो इस टीचिंग एप्टीट्यूड में यूनिट में है क्या, हम आपको बता देते हैं फटाफट। तो आपके पास सिलेबस होगा तो ठीक है, सिलेबस नहीं तो मैं डिस्कस कर देता हूँ। पहले जो कंटेंट है टीचिंग एप्टीट्यूड का, वो टीचिंग कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्ट, लेवल ऑफ टीचिंग। टीचिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होगा, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट टीचिंग एप्टीट्यूड, व्हाट द रिलेवेंट, व्हाट द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, एंड लेवल ऑफ टीचिंग। लेवल ऑफ टीचिंग क्या है, तो उसमें मेंशन भी बकायदा किया गया है कि मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल है, इलेक्ट्रॉन, इसलिए 3 लेवल जो है वो मेंशन भी किए गए हैं। और उसके बाद में क्या मेरिट क्या है और बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ टीचिंग, ये कुछ जो बेसिक्स होते हैं। अच्छा, अभी आ रही है वॉइस क्लियर? सर आपकी वॉइस क्लियर ना है सर। स्लो, क्लियर तो है बट स्लो है। तो मैं आज खाना खा के कल से बोलूंगा तो थोड़ा तेज आएगी। अभी आ रही है? यस सर सर बिल्कुल आ रही है, बस थोड़ा सा ब्रेक हो रही थी, अब नहीं हो रही लेकिन। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, यस मतलब मैंने अभी एनर्जी बचा के रखी तो पूरी लगा दी। ठीक सर। है, उसके बाद में कहते हैं, वैसे भी पता है आपको, एक जब हम आगे इसमें पढ़ेंगे, कहते हैं शिक्षक जो होता है उसकी आवाज इतनी होनी चाहिए कि वो फर्स्ट बेंच आगे से बोले और लास्ट के बैठे हुए बेंच पे जो विद्यार्थी उसे सुनाई दे, तब वो शिक्षक का गुण माना जाता है। अगर वो पहला बोले और सुनाई ना दे तो उसको अपनी क्वालिटी में, अपने साउंड में या अपने कहीं बोलने के तरीके में enhancement करना चाहिए। चलिए आगे आते हैं। लर्नर के कुछ विशेषताएं देखिए, टीचिंग की हो गई, टीचिंग के बाद में फिर सीधा लर्नर पे आता है कि लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स, लर्नर की मेरिट्स क्या होती हैं, लर्नर किसे कहते हैं, फिर एडोलसेंस का एडल्ट लर्नर क्या है। अब सीधा सीधा टीचिंग से सीधा, मतलब नाम तो टीचिंग एप्टीट्यूड है लेकिन उसके टीचिंग के साथ साथ वो जस्ट लर्नर पे जंप करता है। और लर्नर क्या है, यानी सीखने वाला कौन, हु इज लर्नर, उसकी मेरिट क्या है। देखिए लर्नर भी जरूरी है, मैं पढ़ाने के लिए रेडी हूँ, आप पढ़ने के लिए रेडी हैं, लेकिन अगर आप में वो क्वालिटी नहीं है या किसी में क्वालिटी नहीं, कोई भी लर्नर, आपकी बात नहीं करता हूँ, कोई भी है नहीं, कोई भी लर्नर है और उसमें क्वालिटी नहीं, तो आप कितना भी करके नहीं सिखा सकते। क्वालिटी का मतलब अगर एकलव्य की तरह से सीखने की जिज्ञासा है तो निश्चित रूप से उसे कोई रोक नहीं सकता। अभी आपने देखा होगा कोविड के समय कि एक लड़के का वायरल हुआ कि वो कोविड पेशेंट हैं, और कोविड पेशेंट है फिर भी वो जी मेंस की तैयारी कर रहा है। मतलब भर्ती है, हॉस्पिटल में बैठा हुआ है, हॉस्पिटल के बेड पे बैठा हुआ है, और वहां पर भी पेपर कॉपी लेकर के वो जी मेंस की तैयारी कर रहा है। तो उसको आईएएस जो थे वो गए, उनको देखा, उन्होंने टैग किया, अपने उस पर ट्विटर पे डाला। तो कहते हैं डेडिकेशन ऑफ लर्निंग। ठीक है, अगर ये है तो नथिंग, आपको कोई चीज रोक नहीं सकता, चाहे ये पेंडेमिक आ जाए, चाहे कोई भी चीज आ जाए। तो उसमें भी दे रखा है कि मेरिट्स क्या होनी चाहिए, वो एडेड लर्नर की कुछ चीजें दे रखी, जैसे एकेडमिक, सोशल, इमोशनल एंड कॉग्निटिव लेवल्स क्या है, ये हमारी कुछ साइकोलॉजिकल हमारी मेरिट्स हैं, कुछ साइकोलॉजिकल हमारे डोमेन्स हैं, वो क्या क्या है हमारे। कुछ चीजें होती हैं एकेडमिक्स होती हैं, कहते हैं नहीं कि अगर हमारे पिता कोई व्यवसाय करना बहुत आसान होता है। तो कुछ हमारी चीजें होती है, कुछ सोशल होता है, कुछ हमारा इमोशनल होता है, कुछ हमारा कॉग्निटिव होता है। इसके सिवा कुछ इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, कोई सचिन तेंदुलकर नहीं बन सकता है। बट इसका ये नहीं मतलब है क्रिकेट नहीं खेल सकता है, क्रिकेट खेल सकता है, हो सकता है वो सचिन न बने, ना सानिया नेहवाल बन जाए, हो सकता है वो पीटी उषा बन जाए, कुछ भी बन सकता है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि एक ही क्वालिटी हो, मैं भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस हो सकता है, व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जा सकती हैं। तो उसके बाद टीचिंग के बाद सीधा करता है कि फैक्टर कौन कौन से हैं जो उसको प्रभावित करते हैं। ठीक है, ये नहीं, इसके बाद सीधा फैक्टर की बात करता है, ऐसे कौन कौन से फैक्टर जो शिक्षण को प्रभावित करते हैं, जिससे हम शिक्षण कर रहे हैं। अभी क्या होता है, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया चल रही है। अब इस शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि ये ऑनलाइन है, ठीक है, डिजिटल मीडियम से जुड़े हुए हैं, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, क्या क्या फैक्टर प्रभावित कर रहे हैं, क्योंकि फेस टू फेस लर्निंग नहीं है। एक चीज हम मोबाइल के माध्यम से जुड़े हुए हैं, घर का आसपास का इन्वायरमेंट कैसा है, नेटवर्क प्रॉब्लम है, वॉइस है, और भी मटेरियल भी नहीं, तो ऐसी बहुत सारी हमारी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं जो इस शिक्षण को इसमें प्रभावित कर रही है। तो कौन कौन सी चीजें प्रभावित कर रही हैं, उसमें टीचर का क्या रोल है, टीचर कैसे प्रभावित करता है, शिक्षक कैसे प्रभावित करता है। जैसे हम एक एक चीज देखिए कि कोई हाई प्रोफाइल लेवल पे पढ़ाने वाला व्यक्ति, जैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, कहीं भी जाते थे तो लोग उनके पीछे लग जाते थे। ऐसा नहीं था कि अब्दुल कलाम जी को डायमंड लेके चलते, नहीं, उनमें वो क्वालिटी थी, इस वजह से लोग उनके पीछे चलते थे, उनसे बात करना चाहते थे, उनसे जानना चाहते थे, उनसे प्रश्न करना चाहते थे, अपनी जिज्ञासा का समाधान करना चाहते थे। क्यों? क्योंकि उनको, उनमें लगता था कि इनमें क्वालिटी है,
तो शिक्षक कितना प्रभावित करता है, शिक्षक आपके जीवन में इतना इंपॉर्टेंट रोल रखता है। आप जानते हैं गुरु गोविंद दोनों खड़े, ठीक है, तो शिक्षक की इंपॉर्टेंट है, शिक्षक की इंपॉर्टेंस है, लर्नर आपकी भी उतनी इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि शिक्षक ही सब इंपॉर्टेंट, नहीं, आप भी उतने ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में सपोर्टिंग मटेरियल कितना है, शिक्षक इंपॉर्टेंट है, यानी शिक्षक भी अच्छा है, लर्नर भी अच्छा है, लेकिन लिखने के लिए पेन नहीं है, लिखने के लिए कॉपी नहीं है, तब भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो सपोर्टिंग मटेरियल्स क्या है, इंस्ट्रक्शन फैसिलिटीज क्या है, और जो है लर्निंग इन्वायरमेंट और इंस्टीट्यूशंस कैसे हैं। लर्निंग इन्वायरमेंट का मतलब है, देखिए पढ़ने का इन्वायरमेंट होता है। अभी आप जो है 20-25 लोग इकट्ठा ग्रुप स्टडी करें तो आपको मोटिवेशन मिलेगा, आप साथ में बैठ करके पढ़ना चाहेंगे। ठीक है, आप अकेले पढ़े तो थोड़ी देर पढ़ेंगे, फिर आपको नींद आएगी, या आप थोड़ा स्टडी करके छोड़ देंगे, बाद में पढ़ेंगे। बट लेकिन आप साथ में पढ़ना चाहेंगे, ग्रुप में पढ़ना चाहेंगे, तो निश्चित रूप से एक अगर आप पढ़ने का मन छोड़ेंगे तो दूसरा आएगा, नहीं 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 चलो साथ में पढ़ते हैं। तो क्या है, ये सारी चीजें प्रभावित करती है। फिर इन्वायरमेंट और इंस्टीट्यूशन तो आपको है, क्यों कहते हैं कि अच्छा रेपुटेड इंस्टीट्यूशन है, ये आईआईटी का पढ़ा हुआ, ये आईआईएम का पढ़ा हुआ, ये कॉलेज का पढ़े, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी का पढ़े हुए, ये डिफरेंसेस किस आधार पे होते हैं, ये डिफरेंसेस इसी आधार पे होते हैं कि वहां पर कैसा लर्निंग का इन्वायरमेंट है। तो आईआईटी का इन्वायरमेंट वो हो सकता है कि आईआईएम का अलग हो सकता है। जैसे अभी आप जानते हैं यूनिवर्सिटी की रैंकिंग होती है, उस रैंकिंग के अंदर दिया जाता है कि इंडिया की जो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं वो उन्होंने टॉप 100 में स्थान नहीं बना पाए, टॉप 200 में, उसमें इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी कानपुर, ऐसी यूनिवर्सिटीज बच्चा वहां पढ़ना चाहेगा। क्यों? क्योंकि वहां पर वैसा एकेडमिक इन्वायरमेंट है, और एकेडमिक इन्वायरमेंट का मतलब क्या है, सपोर्टिंग इन्वायरमेंट, जो पढ़ने में सपोर्ट करे। और उसके बाद में जो यूनिट है, कंटेंट है, वो है मेथड ऑफ टीचिंग इन इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग। यानी हायर लर्निंग में टीचिंग के मेथड क्या है, मेथड ढेर सारे होते हैं, देयर वेरियस टाइप्स ऑफ टीचिंग मेथड यूज्ड इन डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंट लेवल ऑफ टीचिंग। जैसे प्राइमरी में पढ़ाना है तो इसके लिए टीचिंग का मेथड अलग होगा, सेकेंडरी एजुकेशन में पढ़ाना टीचिंग का मेथड अलग होगा, एंड इन हायर एजुकेशन डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीचिंग मेथड। लाइक टुडे वी आर जस्ट अडॉप्टिंग फ्लिप मेथड, ब्लेंडेड लर्निंग। ब्लेंडेड लर्निंग मतलब हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, उसके बाद में क्या है, ऑफलाइन भी पढ़ रहे हैं। अब देखते होंगे कुछ दिन क्लासेस ऑफलाइन चलती हैं, कुछ दिन ऑनलाइन चलती है। फ्लिप लर्निंग है, ब्लेंडेड लर्निंग है, इंटीग्रेटेड लर्निंग है, ब्रेन स्टॉर्मिंग, देयर वेरियस टाइप ऑफ मेथड जो यूज्ड इन हायर एजुकेशन, जो उच्च शिक्षा में अब प्रयोग में लाए जाते हैं। ये प्राइमरी एजुकेशन में नहीं है कि ब्रेन स्टॉर्मिंग बच्चे को करके पढ़ाया जाए या उसको ऑनलाइन करके, तो वो इतना ज्यादा एडोप्टेबिलिटी नहीं है, उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट इतना ज्यादा नहीं होगा। तो इसमें कुछ ऐसे मेथड हैं। हाँ, कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं बार बार कि वॉइस क्लियर नहीं आ रही, मैं बिल्कुल कैमरे के पास में बैठा हूँ, ठीक है, इतना पास बैठा हूँ कि वॉइस मेरी बिल्कुल यहाँ तो क्लियर है। हाँ देखिए कुछ लोग लिख रहे हैं क्लियर है। तो कुछ टीचिंग के मेथड हैं जो टीचर सेंटर्ड होते हैं, कुछ होते हैं लर्नर सेंटर्ड होते हैं, कुछ विद्यार्थी केंद्रित होते हैं, और कुछ शिक्षक केंद्रित होते हैं। जैसे दैट टाइम मैं जब पढ़ा रहा हूँ, अभी क्या है, कौन सा मेथड है, ये मेथड है टीचर सेंटर्ड में। अब मेरी चीजें ध्यान में रखकर, ठीक, आप इसमें पैसिव हैं, बिल्कुल पैसिव, कोई आपका रोल नहीं है। मैं क्या हूँ, बिल्कुल एक्टिव, मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, आप लिसनर हैं, और मैं क्या हूँ, बोल रहा हूँ एक शिक्षक को, ठीक है, तो शिक्षक केंद्रित है। लेकिन अगर यही चीज हो जाए, जैसे डेमोन्स्ट्रेशन मेथड हो जाए, या जैसे आपका वो हो जाए, ग्रुप डिबेट हो जाए, तो जीडी हो जाए, तो क्या उसमें सभी एक्टिव है, लर्नर मेन रोल अदा कर रहा है, और जो टीचर होता है जो जजमेंट, ठीक है। तो यहाँ कुछ ऐसे मेथड होते हैं जो जो विद्यार्थी केंद्रित होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो शिक्षक केंद्रित होते हैं। कौन कौन से मेथड, और आज के समय में कुछ पॉपुलर मेथड है, जैसे ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन। ऑफलाइन मेथड कौन से, ऑनलाइन मेथड कौन से, ढेर सारे ऑनलाइन मेथड जनरेट हो गए, ढेर सारे नए नए तकनीकी के युग में ऐसे ऐसे मेथड आ गए हैं। अगर आपको जानना है कौन कौन से मेथड होते हैं, तो आप सिंपली यूट्यूब पे जाकर के आज ढेर सारी इंफॉर्मेशन, डिपार्टमेंट ऑफ नॉलेज, बट आप रेपुटेड इंस्टीट्यूशन स्वयं है, स्वयं प्लेटफॉर्म से, या एनपीटीईएल है, जहाँ पर अच्छे लोगों के लेक्चर या मूव कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर ऑनलाइन टीचिंग के कौन कौन से मेथड आप बेहतर तरीके से उसको सीख। फिर क्या है, वही लिखा भी है, स्वयं पढ़ा है, और मूक है, ऐसे ढेर सारे ऑनलाइन कोर्स चलाए गए हैं, जो क्या है आज के समय पे काफी पॉपुलर। तो इन सारी चीजों के बारे में क्या है, हमें डिस्कशन करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन आज जो हम एक्चुअली, मैंने आपसे कोर्स सिलेबस डिस्कस किया, इसके आगे जो डिस्कस करना है हम आपसे स्क्रीन शेयर करेंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा आपसे डिस्कस कर लेते हैं, आपको इनको बता ही दिया है, मैं जो है एज असिस्टेंट प्रोफेसर उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा सेवा आयोग से चयनित हूँ, और यहीं पर विज्ञान हिंदू पीजी कॉलेज जो लखनऊ में
अमीनाबाद रोड पे, ठीक है, वहीं पर एज असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में ज्वाइन कर रखा है। यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ का एक कॉलेज है, कैंपस कॉलेज है। इसके सिवा मैंने पीजीटी इन एजुकेशन, सॉरी पीजीटी इन साइकोलॉजी मैंने क्वालिफाई किया था, छोड़ दिया, और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के थ्रू बीएड में एज असिस्टेंट प्रोफेसर जो लेक्चरर का होता है वो भी एग्जाम हो गया, तो वो भी छोड़ दिया। कहते नहीं, जब आपको सफलता मिलती तो एक एक बैग मिलती है, भगवान देता है, चप्पड़ फाड़ के देता है, नहीं देता है तो नहीं देता है, सारे एग्जाम फटाफट क्वालिफाई होते हैं। इसके सिवा मेरा जो है नेट है, जो एजुकेशन से 2 बार का, उसके बाद मैंने दिया ही नहीं, फिर साइकोलॉजी से नेट था, साइकोलॉजी से उत्तराखंड स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट भी क्वालिफाई। इसके बाद सी टेट, यूपी टेट, ये जो एग्जाम ये भी क्वालिफाई। इसके पहले प्रीवियसली एज असिस्टेंट डिपार्टमेंट ऑफ देव संस्कृत विश्वविद्यालय में पढ़ाता था, और वहां से सीधा यहाँ आ गया। मतलब बहुत ज्यादा लंबी जर्नी नहीं करनी पड़ी कि भागा हूँ, वहाँ पढ़ाई की, पीजी किया, और पीजी करने के बाद में बीएड किया, बीएड करने में पढ़ाना शुरू किया, और सीधा। ये आपको क्यों बताया, इसलिए नहीं बताया कि ये क्वालिफिकेशन आपको बताना जरूर, इसलिए नहीं, इसलिए बता रहा हूँ कि कंसिस्टेंसी चाहिए आपको। क्या होता है, आप किसी काम को कर रहे हैं, उस काम से अगर आप भागना शुरू कर देंगे तो आप भागते जाएंगे, आपको लगेगा ये अच्छा है, वो अच्छा नहीं। आप कंसिस्टेंसी, आप जिस काम में लगे हो आप रेगुलर उसी में लगे, उसी में इम्प्रूवमेंट करिए। आप अपनी एबिलिटी को पहचानिए कि मेरे में एबिलिटी है क्या, मेरे को ये काम पसंद है या नहीं पसंद। अगर पसंद है तो उसमें लगे, और उसमें डेली इंप्रूवमेंट करते रहिए, गलतियां निकलती चली जाएंगे। हमारे एक सर थे संकल्प कोचिंग सेंटर के, वो देव संस्कृति विश्वविद्यालय में आईएएस की कोचिंग देने किया कहते थे, जब तक सफलता ना मिल जाए तब तक गधे की तरह से बने। गधा क्या करता है, बोले गधे पे कितना भी वजन लाद दो, वो बिल्कुल कोई टेंशन नहीं लेके चलता रहता है, और जब सफल हो जाता है तब शेर बन जाओ। आप पहले ही शेर बन जाओगे ना तो फिर दिक्कत। तो आप क्या, लर्निंग का मतलब क्या है कि मैं उनको इस बात को याद रखा कि भाई आप जब तक सफल नहीं है तब तक आपको बहुत सारी चीजें हो सकती है, आपको कभी कोई लगेगा छोड़ दे, नहीं, छोड़ना नहीं, कंसिस्टेंसी। जितना ज्यादा कंसिस्टेंसी होगी उतना ही ज्यादा आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती चली जाएगी, उतना ही ज्यादा रिजल्ट में एनहांसमेंट। तो कंसिस्टेंसी आप बनाए रखिएगा। निश्चित रूप से कभी कभी आपको लगेगा आज क्लास नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं, या अभी एग्जाम नहीं आने वाला है, तो बहुत सारी चीजें आएंगी। अब रेगुलर क्लास अटेंड करिए, बाकी कुछ किसी को ना आए, कुछ समझ में ना आए, जरूरी नहीं होता है। आप अपने कलीग से या किसी भी से पूछ सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास जो है वो स्टार्ट करते हैं। फाइनली हमारे पास जो है 30 मिनट का टाइम बचा है। किसी के पास कुछ क्वेश्चन हो, कुछ क्वेरी हो, जिन्होंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ रखा है या इससे पहले एग्जाम दिया है, कोई प्रॉब्लम फेस की है टीचिंग हुआ, तो वो एक बार मुझसे पूछ लीजिए, उससे एक बार पूछ ले, ताकि जब क्लास शुरू कर दूं तो उस चीज को मैं ध्यान रख पाऊँ कि ये है क्वेरीज। अगर किसी को कोई क्वेरी है तो पहले पूछ ले, फिर स्टार्ट कर। सर जो आपने बताया कि फैक्टर्स ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड, वो सर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए कि एनवायरनमेंट होना चाहिए। हेलो, हाँ बताएं। नमस्ते सर। नमस्ते। सर जो आपने बताया कि फैक्टर्स ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड, इसको एक बार सर फिर से रिपीट कर दीजिए स्टेप वाइज। देखिए, जो फैक्टर्स ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड है, ये जब हम पहले यूनिट से शुरुआत करेंगे तो जब आखिरी में आएगा तो मैं बता दूंगा। अभी तो क्या है कि मैंने सिलेबस में जो लिखा है वो आपको बताया। पहले मैं टीचिंग बताऊंगा, फिर लर्नर के बारे में बताऊंगा, फिर मेथड बताऊंगा, और फिर टीचिंग को इफेक्टिंग करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं उनके बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो सिस्टमेटिक बताऊंगा, अभी तो सिलेबस से डिस्कस किया है। और कोई यानी कुछ है क्वेरी किसी के पास तो स्टार्ट कर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने जो है ये जो मेरा नोट्स है वो पहले का ही बना रखा है, मैं उसी को रिवाइज करता रहता हूँ। तो अभी जो है मैंने पीपीटी में बना रखा था, और आज पहली क्लास है जो कि इसमें ले रहा हूँ पीडीएफ पे। तो कुछ हो सकता है कल की क्लास में कुछ नई चीज हो जाए। तो आज जो टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में जो पुराना चला आ रहा है, जैसे कि उसमें सारी चीज तो मैं आपको बता देता हूँ। टीचिंग एप्टीट्यूड जो क्वेश्चन आता था, जो नया सिलेबस है, देखिए उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड डायरेक्टली लिखा है। लेकिन टीचिंग एप्टीट्यूड क्या है, अगर देखा जाए तो ये टीचिंग
से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है, टीचिंग से जुड़ा हुआ पार्ट है, शिक्षण से जुड़ा हुआ पार्ट, और शिक्षण जो है वो शिक्षा से जुड़ा हुआ। आप देखते होंगे अध्यापक शिक्षा कहा जाता है, ठीक है। तो इससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन जो है बार बार रेज होते हैं। जैसे कभी कभी आ जाता है कि एजुकेशन क्या है, सब शिक्षा क्या है, पूछा जाता है, जनरली पूछ लिया गया। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपके नेट के एग्जाम में पूछा जा सकता है, हाँ किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। जनरल वर्ड होता है, तो इसमें लिखा हुआ है कि ये लैटिन भाषा के शब्द से बना हुआ है, ई प्लस डी को। ई का मतलब होता है इनर एंड और डी का मतलब होता है लीड आउट, अंदर से चीजों को बाहर लेकर के आना, उसे बोलते हैं एजुकेशन। और हिंदी में भी अगर शिक्षा शिक्षा धातु से बनी, जिसका मतलब होता है सीखना सिखाना, तो जनरल थी, ठीक है। अब कुछ इसकी परिभाषाएं हैं जो आती है कई सारे एग्जाम में, मैंने देखा है। मैंने साइकोलॉजी का एग्जाम दिया, यूसेट का दिया, नेट का दिया, पीजीटी का एग्जाम दिया, और मैं सोच नहीं सकता था उसके अंदर एक से क्वेश्चन आए। तो कुछ परिभाषाएं हैं एजुकेशन के बारे में, कुछ मेन परिभाषाएं को मैं डिस्कस कर देता हूँ। सबसे ऊपर है विवेकानंद के बारे में, सभी लोग जानते हैं। उन्होंने कहा था एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ डिवाइन परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। उन्होंने कहा था शिक्षा क्या है, जो मनुष्य के अंदर ऑलरेडी प्रकाश विद्यमान है, जो चीज पूर्णता उसी को प्रकाशित करता है। यानी ऑल द थिंग्स वी हैव बिलोंग ऑलरेडी, हमारे अंदर पहले से ही सारी चीजें। शिक्षा का करती हूँ जो चीजें विद्यमान है उसको बाहर लेकर। इसी तरह से महात्मा गांधी की डेफिनेशन है, बाय एजुकेशन आई मीन एन ऑल राउंड डेवलपमेंट ड्राइंग आउट ऑफ बेस्ट इन चाइल्ड माइंड बॉडीज। यानी बालक के मन मस्तिष्क और आत्मा का, मन का, मन मस्तिष्क जो शारीरिक, मन मस्तिष्क हो गया, जिसे मन आप कह सकते हैं, मस्तिष्क कह सकते हैं साइकोलॉजी की भाषा में, शरीर और आत्मा, तीन चीजें उन्होंने बात की, माइंड बॉडी एंड सोल, ठीक है। माइंड जो हमारा मन का विकास हो, यानी हमारा मानसिक विकास हो, बॉडी का मतलब शारीरिक विकास हो, सोल का मतलब हमारा आध्यात्मिक विकास हो, तभी शिक्षा। इसलिए कि अभी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है नई 2020, इसमें देखिए होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात की, समग्र विकास की बात की गई। कहीं ऐसा नहीं कहा गया कि एजुकेशन का मतलब जो है लिंकिंग विद जॉब की, जॉब से जुड़ा। कुछ परिभाषा है, जैसे एजुकेशन क्रिएट साउंड माइंड इन साउंड बॉडी, स्वस्थ मस्तिष्क में स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, ठीक है। तो ये कुछ परिभाषाएं हैं जनरल जो कभी कभी आ जाती हैं, तो आप पहचान लेंगे आसानी से। उसके बाद में क्या है, एजुकेशन के बारे में जब टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ने जा रहे हैं, तो टीचिंग एप्टीट्यूड से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन आता है कि एजुकेशन है क्या, टीचिंग एप्टीट्यूड कैसे जुड़ा हुआ, टीचिंग एप्टीट्यूड है क्या। टीचिंग कहाँ से आता है, टीचिंग का मतलब कि शिक्षा। हम आपको कुछ, मेरे पास जितना नॉलेज है मैं आपको वो ट्रांसफर कर रहा हूँ, तो जो ट्रांसफर कर रहा हूँ आपको नॉलेज है वो क्या है, एजुकेशन है, शिक्षा। लेकिन जो ट्रांसफर आपको कर रहा हूँ ये कैसे ट्रांसफर कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये ट्रांसफर के प्रोसेस में जो डायमेंशन है वो एक क्या है, मैं टीचर हूँ, एक आप क्या है, स्टूडेंट, ठीक है, या लर्नर कह सकते हैं। एक टीचर है, एक लर्नर है, तो दो है। तो इसी को एडम्स ने कहा कि शिक्षा के बारे में, शिक्षा की है क्या, शिक्षा किसे कहेंगे, शिक्षा कोई प्रोडक्ट है या कोई प्रोसेस है, या हाउ वी डिफाइन एजुकेशन। तो उन्होंने कहा शिक्षा क्या है, एक द्विमुखी प्रक्रिया है, एक टू डायमेंशन प्रोसेस है। और टू डायमेंशन क्या है, वन डायमेंशन टीचर एंड सेकंड डायमेंशन ये स्टूडेंट। यानी शिक्षा अगर हो रही है या शिक्षण हो रहा है, तो शिक्षण के लिए दो चीजों का होना बेहद जरूरी है, एक शिक्षक और एक विद्यार्थी। बिना शिक्षक के शिक्षण नहीं हो सकता, और बिना विद्यार्थी के भी शिक्षण नहीं हो सकता। एकलव्य ने भी सीखा, लेकिन गुरु की मूर्ति को बना करके, ऐसा नहीं कि बिना गुरु के उसने सीखी, यानी किसी न किसी को मानसिक रूप से स्वीकार। लेकिन इतने से काम नहीं चला, आगे नई परिभाषा आई जॉन डेवी की, और ये प्रयोजन वाली विचारधारा के जो प्रवर्तक कहे जाते हैं, इन्होंने कहा एजुकेशन के एक ट्राइपोलर प्रोसेस। ट्राइपोलर मतलब थ्री डायमेंशन, नॉट टू डायमेंशन। थ्री डायमेंशन कौन से, एक टीचर होना जरूरी है, स्टूडेंट होना जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ एक करिकुलम भी होना जरूरी है, पाठचर्या का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कैसे, जैसे हम आपसे जुड़े हुए हैं, हम आपको नॉलेज का ट्रांसफर कर रहे हैं, जो हमारे पास है, मेरे पास ज्ञान है, आपको बांट रहे हैं। लेकिन आखिर आपको बांटने के लिए ज्ञान, मेरे पास कोई ना कोई एक टारगेट होना चाहिए ना, मेरे पास एरिया होना चाहिए, उसी एरिया को ध्यान में रख करके ही मैं बांट। अगर वो एरिया ध्यान में नहीं रहेगा तो हो सकता है कि आज का लेक्चर किसी और चीज पे हो, कल किसी और चीज पे हो, परसों किसी, तो हो सकता है कि जो हम डिजायर्ड जो हमारा एम है वो हमारा फुलफिल ना हो। डिजायर्ड एम फुलफिल होना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो हमारे पास निश्चित टारगेट होना चाहिए। तो कैरिकुलम, देखिए कैरिकुलम थ्री डायमेंशन। इसके सिवा आज के समय में अगर देखा जाए तो बहुत सारे डायमेंशन की बात आ रही है। एजुकेशन ट्राइपोलर की जगह फोर डायमेंशन, फाइव डायमेंशन हो गए। क्या हो गए फाइव डायमेंशन, अब इन्वायरमेंट भी जुड़ गए, ठीक है, मूल्यांकन भी जुड़ गया, टीचिंग मेथड भी जुड़ गए। तो बहुत सारी चीजें हैं जो शिक्षण के लिए आवश्यक होती
फिर एक क्वेश्चन और आता है, आया कई बार आया, इस विद्यालय क्या है? तो विद्यालय क्या है? स्कूल इज द मिनिएचर ऑफ सोसाइटी। विद्यालय समाज का अलग रूप। ठीक है, जॉन डीवी की परिभाषा है, कई बार आई थी तो मैंने इसको लिख दिया। विद्यालय कैसे समाज का अलग रूप है? आप सभी जानते हैं, एक छोटा सा विद्यालय होता है और उसमें समाज के लगभग में सभी लोग, जितने भी विद्यार्थी होते हैं, वो पढ़ने वाले होते हैं, वो चाहे किसी जाति से हो, चाहे किसी धर्म से हो, चाहे किसी सामाजिक आर्थिक स्तर से हो। वहाँ ये कोई चीजें मायने नहीं रखती, क्योंकि हमारा संविधान कहता है कि किसी भी विद्यार्थी को जो भी सीखना चाहता है उसको जाति, धर्म, लिंग के किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, वहां से विद्यार्थी होता है। ठीक है, तो ऐसे में जो एक विद्यालय के अंदर समाज से निकलने वाले छोटे से लेके बड़े, ऊपर से लेके नीचे, सामाजिक आर्थिक विभिन्न प्रकार के बच्चे पढ़ने आते हैं, तो एक तरह से कहा जाए छोटा सा समाज बसा होता है, इसे जॉन डीवी ने कहा, इसलिए विद्यालय क्या है? समाज का अलग। ये आगे बढ़ते हैं। अब टीचिंग के अंदर कुछ क्वेश्चन आते हैं। देखिए एजुकेशन शब्द लिखा हुआ है, कभी कभी कंफ्यूजन हो सकता है कि सर अब ये तो टीचिंग एप्टीट्यूड हमारे में लिखा है, आप एजुकेशन की बात क्यों कर रहे हैं? एजुकेशन की बात इसलिए कर रहे हैं कि आप जो शिक्षण की शुरुआत होती है वो शिक्षा से ही होती है। ठीक है, तो कैसे होती है शिक्षण, किस प्रकार के होता है, उसमें जब आप शिक्षा को समझ जाएंगे तो शिक्षण को समझना थोड़ा सा आसान होगा। तो शिक्षण कैसे होता है, जैसे इसमें लिखा हुआ है, इससे समझाएंगे आपको। मोड ऑफ एजुकेशन, शिक्षण के कितने प्रकार होते हैं, शिक्षा का मोड कितना, माध्यम क्या क्या होता है। तो सबसे पहला माध्यम क्या है? फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम, औपचारिक शिक्षा। दूसरा इनफॉर्मल है, तीसरा है नॉन फॉर्मल। ठीक है, तो फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम क्या है? फॉर्मल, जैसा कि औपचारिक लिखा है, आप सभी जानते हैं। ये जो आर्टिफिशियल है, इट्स सोर्स और लिमिटेड, ये एक कृत्रिम है। कृत्रिम मतलब बनावटी है, जिसको बनाया गया है। औपचारिक है और इसके जो रिसोर्स होते हैं लिमिटेड। लिमिटेड क्यों? कुछ जो चीजें मानव निर्मित होती हैं उसकी कुछ सीमाएं होती हैं। तो शिक्षण का वो माध्यम जो मानव निर्मित है, ठीक है, उसकी सीमाएं भी निश्चित है। ठीक है, जैसे जब शिक्षण कार्य विद्यालय की चार दीवारियों, यानी विद्यालय की चार दीवारियों में निश्चित समय पर निश्चित शिक्षक के द्वारा निश्चित पाठ्यक्रम को ध्यान में रख करके पढ़ाया जाता है, तो उसे हम औपचारिक शिक्षा कहते हैं। यानी ऑल द थिंग्स आर फिक्स बिफोर। ठीक, सब चीज, टाइम फिक्स है, टीचर फिक्स है, कैरिकुलम फिक्स है, नीचे एवरीथिंग, मूल्यांकन कैसे होगा, सारी चीजें फिक्स है। तो इस प्रकार की जो शिक्षा होती है उसे हम फॉर्मल एजुकेशन। ये भी दो टाइप की होती है, फेस टू फेस भी होती है और डिस्टेंस मोड भी होती है। आप जानते हैं हम रेगुलर जो पढ़ते हैं, और या तो हम डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से कहीं एडमिशन ले लेते हैं और हमें असाइनमेंट जमा करना है, एग्जाम देना है, हमें स्टडी सेंटर। तो ये क्या है? औपचारिक शिक्षा का एक माध्यम, औपचारिक शिक्षा। अगर इसकी बात करें कि जो है, जो औपचारिक शिक्षा शिक्षण से कैसे जुड़ी हुई है, तो शिक्षण का मतलब क्या है? जब शिक्षण करते समय सारी चीजें फिक्स होती है। जैसे अभी जो शिक्षण हो रहा है, अभी इस समय जो शिक्षण क्या रहा है? औपचारिक है। आपको मालूम है टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ाया जाएगा, आपको मालूम है शिक्षक को पढ़ाया जाएगा, आपको मालूम है टाइम क्या है, ईच एंड एवरीथिंग क्या है? फिक्स है। तो शिक्षा का, शिक्षण का कौन सा माध्यम है? औपचारिक है, क्योंकि सारी चीजें फिक्स है। इसकी कुछ लिमिटेशंस भी है, क्योंकि ये नहीं है कि आप इसी समय बहुत सारी चीजें सीख रहे हैं, आप शिक्षण से संबंधित जुड़े हुए सारी चीजें सीख रहे हैं। एक शिक्षक है जो बता रहा है, और टाइम भी आपके पास फिक्स है, 7 से 8, 8 बजे के बाद में चीजें बंद। तो ये औपचारिक शिक्षा। अब क्वेश्चन जो आता है, कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, वो ये क्वेश्चन रिपीट होता है कि औपचारिक शिक्षा के ऐसे कौन कौन से केंद्र हैं, या औपचारिक शिक्षा कहाँ से प्राप्त की जा सकती है। तो सबसे पहला जो केंद्र है औपचारिक शिक्षा का, वो है विद्यालय। उसकी शुरुआत विद्यालय से होती है। दूसरा है लाइब्रेरी, पुस्तकालय। विभिन्न प्रकार के पुस्तकालय जो है प्राइवेट और गवर्नमेंट, जो आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं, टाइम फिक्स होता है सारा। म्यूजियम्स हैं, म्यूजियम है, जू है, पिक्चर गैलरीज हैं, सिनेमा है, और कुछ शिक्षण शैक्षणिक प्रोग्राम है जो टीवी पर आते हैं या रेडियो पर आते हैं, और कुछ लेक्चर, ठीक है, जो आते हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं ये औपचारिक शिक्षा, क्योंकि इनका टाइम, इनकी सारी चीजें पहले से फिक्स हो। तो ये औपचारिक शिक्षा के माध्यम में, ये औपचारिक शिक्षा की एजेंसी। दूसरी है एजेंसी जो है वो इनफॉर्मल एजुकेशन। ठीक है, तो इनफॉर्मल एजुकेशन के अंदर आते हैं कि शिक्षा का दूसरा जो माध्यम है, दूसरा जो मोड है, वो इनफॉर्मल। ये नेचुरल इंसिडेंटल, ये क्या प्राकृतिक है और कभी भी इंसिडेंटल, आकस्मिक है। इसके लिए कोई पहले से टाइम टेबल, पहले से शिक्षक, पहले से मूल्यांकन प्रणाली और पहले से कैरिकुलम कोई फिक्स नहीं होता है। इट गोज ऑन अनकॉन्शियस। ये अचेतन से होता है। कैसे होता रहता है? जैसे आप जा रहे हो, माना ठीक है, आप कहीं जा रहे हो और जाते जाते आपने जो है रास्ते में थोड़ी देर रुके और कहीं पर कोई कुछ बता रहा था, आपने सुन लिया, और सुन करके आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो ये शिक्षा का प्रकार है। या आपने
अभी तक की जितनी भी पढ़ाई की है, उस पढ़ाई को अगर आप दूर हटा दें, उसके सिवा जो कुछ भी आपने सीखा है वो अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से सीखा। पढ़ाई से तो आपने सीखा अल्फाबेट क्या होते हैं, लेकिन आपको कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे खाना ना खाना, कैसे कपड़े पहनने हैं, या जो आपके व्यवहार है, सामाजिक व्यवहार है, इन सारी चीजों को आपने अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से सीखा। तो अनौपचारिक शिक्षा वो है जो आपको कहीं भी किसी भी समय किसी के द्वारा दी जा सकती है। जैसे सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं, कोई व्यक्ति है, इस समय यूपी में लॉकडाउन की स्थिति है, लॉकडाउन लगा ही हुआ है, और मास्क न लगाने पे 1,000 का फाइन। कोई कोई घूमते टहलते जा रहा था, उसे नहीं मालूम था, अचानक पुलिस ने पकड़ा, 1,000 रुपए का फाइन काट दिया और काट के उसे पर्ची दे दी। तो अब क्या है, यहाँ शिक्षा मिल गई उसे तुरंत मिल गई कि अरे भाई मास्क नहीं लगाओ तो फाइन। तो इसके लिए कोई टाइम टेबल, कोई पुलिस, कोई सारी चीजें फिक्स नहीं थी। तो इसी तरह से बहुत सारी चीजें हमारे जीवन में ऐसी होती है जो हमें फिक्स नहीं होती। हम रास्ते रास्ते जा रहे हैं और कुछ कहीं पर कोई प्रोग्राम चल रहा था, हमने देखा और देख करके हमने बहुत सारी चीजें हम देख करके सीखते हैं, दूसरे से सुन करके सीखते हैं, दूसरे के अनुभव के माध्यम से सीखते हैं, अपने अनुभव से सीखते हैं। ये सारी चीजें औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा। अब इसकी कुछ एजेंसीज हैं कि अनौपचारिक शिक्षा की शुरुआत कहाँ से होती है। तो इसकी शुरुआत होती है, सबसे पहले जो इसकी एजेंसी है वो है फैमिली, परिवार। परिवार कहा जाता है कि माता माता जो है, मदर जो है हमारी, वो प्रथम शिक्षक होती है, और जो घर होता है वो प्रथम पाठशाला होती है। ये शिक्षा की शुरुआत कहाँ से, माँ से होती है। माँ पढ़ाती है और हमारा जो घर है वही हमारी पाठशाला होता है। और जैसे कि पहले का जो एजुकेशन सिस्टम था, अभी सभी जानते हैं कि 5 वर्ष तक के विद्यार्थी, जो वर्ष तक हमारी जो शिक्षा होती थी हमारे घर पे होती थी। हमें कैसे उठना है, कैसे बोलना है, कैसे खाना खाना, सामाजिक व्यवहार कैसे करना है, और भाषा कैसे सीखनी है, और यहाँ तक कि अल्फाबेट और वर्णमाला, ये सारी चीजें कैसे सिखाई जाती है। ठीक है। आज जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, इसके अंदर जो उम्र है घटा करके अब 3 साल कर दी गई है। यानी 3 साल की उम्र में ही प्रवेश जो है विद्यार्थी को दे दिया जाएगा। तो प्रथम पाठशाला है, वहां से हमारी शुरुआत होती है। उसके बाद में घर से निकलते हैं तो हमारे पड़ोस में जो हमारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके दोस्त बन जाते हैं, तो उनसे सीखने को मिलता है। फिर वो प्ले ग्राउंड में जाते हैं, प्ले ग्राउंड में जाकर के सीखते हैं, टीम बनाते हैं, खेलते हैं, और उनको जीत और हार और से बहुत सारी चीजें संगठन के बारे में जानकारी होती है। फिर बाजार है या एग्जीबिशन है, न्यूज़पेपर पढ़ के, फिल्म देख करके, सोशल और सामाजिक और धार्मिक जो जितने भी आयोजन होते हैं वहां जाकर के जो कुछ भी वो सीखते हैं, जो सारी चीजें होती है, ये अनौपचारिक शिक्षा कहा जाता है। जैसे आपने सुना होगा कि जो व्यक्ति की सफलता है, व्यक्ति की सफलता में उसकी जो आईक्यू है, जिसे इंटेलिजेंट क्वेश्चन बोलते हैं, बुद्धिमत्ता बोलते हैं, उसका जो योगदान है वो वास्तव में बहुत कम है, 10-20% है। उसकी जगह पर सबसे ज्यादा योगदान किसका, इमोशनल इंटेलिजेंस का, ईक्यू का है। व्यक्ति की सफलता में सबसे ज्यादा योगदान ईक्यू का है, इमोशनल इंटेलिजेंस। इसी तरह से देखा जाए, जो हमारी वास्तव में जो सफलता होती है वो हमारे एकेडमिक और नॉन एकेडमिक, यानी दोनों का मिला जुला रूप होता है। अगर हम ये सोचे कि हम बहुत सारी डिग्री अर्जित कर लें तो हम सफल हो जाएंगे, या हम सामाजिक रूप से अच्छे हो जाए तो सफल हो जाएंगे, नहीं। आपको दोनों चीजें, यानी जैसे कहते हैं पढ़ाई भी चाहिए, और पढ़ाई के साथ साथ आपको उसका प्रेजेंटेशन कैसे चाहिए, आपकी लाइफस्टाइल, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी पर्सनैलिटी, ये सारी चीजें आपको सफलता के साथ आगे बढ़ानी चाहिए। ये नहीं कि आपको एकेडमिक डिग्री बहुत आती है, टॉप कर गए हमेशा, प्रेजेंटेशन कैसा है, पर्सनैलिटी कैसी है, सोशल प्रेजेंटेशन कैसा है, बिहेवियर कैसा है, ये सारी चीजें। इसके बाद आता है शिक्षा का एक और माध्यम, वो है निरौपचारिक शिक्षा। इट्स मिक्स ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन, दोनों का मिक्सअप है। कभी कभी शिक्षा का एक ऐसा स्वरूप होता है जहाँ पर कुछ औपचारिकताएं निभानी होती हैं और कुछ चीजें जो होती हैं वो फ्री छोड़ दी जाती है। तो ये जो शिक्षा का जो माध्यम है वो है नॉन फॉर्मल एजुकेशन, ठीक है, निरौपचारिक शिक्षा है। ये जो है, इसके दोनों मैंने कहा कि फॉर्मेलिटी भी कुछ चीजें होती है, कुछ औपचारिकताएं निभानी पड़ती है, कुछ जो चीजें फ्री छूट जाती है। जैसे बहुत सारे कैंपेन चलाए जाते हैं, चाहे वो प्राइवेट एनजीओ के द्वारा चला जाए और चाहे गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट द्वारा या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाए, जिसके माध्यम से लोगों को अवेयरनेस फैलाई जाती है या उनको शिक्षित किया जाता है। इसके अंदर कुछ प्रोग्राम आते हैं जैसे एडल्ट लिटरेसी, प्रौढ़ शिक्षा प्रोग्राम। आप जानते हैं कि भारत के में जो अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, इसमें भी लक्ष्य रखा गया है कि 2030 तक जो है प्राइमरी एजुकेशन जो है वो सभी के लिए हो जाएगी, यानी कोई भी जो प्राइमरी एजुकेशन से वंचित नहीं रहेगा। तो इसका जो टारगेट रखा गया है, लेकिन अब जो लोग ऐसे हैं जो पढ़ लिख नहीं पाए किसी कारणवश, और उनकी जो है बचपन बीत गया, उम्र बड़ी हो गई, तो ऐसे में उनको कैसे शिक्षित किया जाए, जिसके लिए एडल्ट लिटरेसी प्रोग्राम चलाया जाता है और उसके माध्यम से उन्हें सिखाया।
तो इसके बारे में क्वेश्चन भी आता है कि पूछा भी जाता है कि नॉन फॉर्मल एजुकेशन का कोई एग्जांपल दिया होता है और उससे आपको सेलेक्ट करना होता है, या ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एडल्ट लिटरेसी जो प्रोग्राम है कितने से कितने आयु वर्ग के लिए चलाया जाता है। तो आप याद रखिएगा ये जो है 15 से लेकर के 35 आयु वर्ग के लिए ही चलाया। तो ये कुछ क्या है, शिक्षा के जो मोड है, जो माध्यम है, जिनके माध्यम से जो है शिक्षा प्रदान की जाती है, या यूँ कहें अगर इसको शिक्षण के रूप में भी लिया जाए तो शिक्षण के बीच कुछ औपचारिकताएं और कुछ औपचारिक होता है, कुछ अनौपचारिक होता है। जैसे घर में जो माता शिक्षा देती है, जो पिता शिक्षा देते हैं, या हमारे जो बड़ा पड़ोस से शिक्षण होता है, वो सब सारी चीजें जो होती हैं अनौपचारिक होती हैं। आपने सुना होगा गुरु दत्तात्रेय के बारे में कि उनके 24 शिक्षक थे। तो 24 शिक्षक थे, वो ऐसा नहीं था कि वो प्राथमिक वाले अलग, माध्यमिक वाले अलग, क्लास 6 7 वाले अलग, नहीं, वो सभी के सभी शिक्षक उन्होंने प्रकृति से सीखे। तो ये क्या है, इनफॉर्मल एजुकेशन सिस्टम थी, उनको जहाँ से अच्छा लगा वहां से उन्होंने सीखा। ठीक है, तो ये इनफॉर्मल एजुकेशन सिस्टम है। यदि शिक्षण के जो प्रकार है ये इनफॉर्मल, और जहाँ पे सारी चीजें फिक्स होती है, जैसे आज के समय में सारी चीजें सीखने पे क्या फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम, और कुछ चीजें जो है नॉन। इसलिए बात है। ठीक, तो ये शिक्षा के कुछ, शिक्षा का मोड था कि शिक्षा कैसे प्राप्त की जा सकती है आज के समय पे। आपने देखा होगा कि आज के समय पे हमारे पास 3 माध्यम अवेलेबल है। या हम रेगुलर मोड से पढ़ सकते हैं, या हम डिस्टेंस लर्निंग से पढ़ सकते हैं, और या हम बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी जैसे पीएचडी वगैरह कर रहे हैं लोग, 6 महीने कोर्स वर्क करना होता है, उसके बाद फ्री होते हैं, वो जैसे चाहें अपने पीएचडी के कार्यक्रम को पूरा करते हैं। एमफिल बंद कर दिया गया, या ठीक है, तो और उसके आगे भी चल गया, पोस्ट डॉक जैसी चीज चल गई, पहले भी था पोस्ट डॉक। तो इसमें क्या है, एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें कुछ औपचारिकताएं होती हैं, तो कुछ चीजें फ्री आपको छूट। अब आगे आते हैं क्वेश्चन, जो हमारे पास टॉपिक है, कंटेंट है, वो है लर्निंग के बारे में। देखिए हमने सबसे पहली चीज जब टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा था, आपको कंटेंट के बारे में बता रहे थे क्या क्या पढ़ना है, तो उसमें टीचिंग लिखा था, टीचिंग के बाद में लर्निंग लिखा था, सीधा लर्नर के बारे में। तो थोड़ी सी चीजें लर्नर, लर्निंग क्या है ये पढ़ लेते हैं ताकि इसमें लर्नर को समझ में आसान। तो लर्निंग के बारे में आप सभी जानते हो कि हम सभी कुछ ना कुछ सीखते आए हैं आज तक। तो लर्निंग किसे कहते हैं, लर्निंग तक है, डेफिनेशन आई है कई बार। लर्निंग क्या है, लर्निंग की जो परफेक्ट परिभाषा नीचे दी गई है, लर्निंग इज रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। लर्निंग क्या है, रिलेटिवली सापेक्ष रूप से, परमानेंट माने स्थायी, और चेंज माने परिवर्तन है, इन बिहेवियर माने व्यवहार। जो आपके व्यवहार में स्थायी है, सापेक्ष रूप से स्थायी परिवर्तन होता है, उससे परिवर्तन होना अधिगम नहीं कहलाता। व्यवहार में कोई परिवर्तन हो गया उसे अधिगम नहीं कहते। ठीक है, या परिवर्तन हो गया और परिवर्तन होने, व्यवहार में परिवर्तन हो गया लेकिन परिवर्तन क्या है, बदल गया। ठीक है, परिवर्तन हो गया लेकिन वो परिवर्तन शॉर्ट टर्म रहा, थोड़े समय के लिए रहा, और फिर से हम भूल गए, ये हमें नहीं आ रहा, तो उससे भी अधिगम नहीं कहते। अधिगम कैसे कहते हैं, जब परिवर्तन स्थायी हो और रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब क्या है कि आपको जो कार्य बताया जाए उसको आप बेहतर तरीके से कर पाए, वही कर पाए। जैसे आपको भेजा गया दुकान पे, और दुकान पे जाकर के आप सामान ले आए। ठीक है, आपको भेजा गया जाकर के सामान लेकर आइए। ठीक है, तो जो रिक्वायर्ड वस्तु भेजी गई वो नहीं लाए, आप कुछ और ले आए, तो क्या आप लाए तो सामान, लेकिन जो चीज लाने के लिए भेजा गया वो नहीं। जैसे वो एक मूवी है, मुझे उसकी का गाना नहीं आ रहा, तो बढ़िया गाना है। चलिए कोई बात नहीं, नहीं आता जब याद आएगा तो बता दूंगा। तो क्या है कि रिक्वायर्ड चीज होती है, जो आपको चाहिए वही चीज। जैसे एक एग्जांपल और देता हूँ आपको, जैसे पेन। ठीक है, तो पेन आपसे लाने के लिए बोला गया कि भाई पेन ले आइए, पेन लेकर आइए, अब ब्लू पेन लाइएगा। आप दुकान पे गए, दुकान से पेन ले आए, लेकिन जो पेन लेकर के आए वो ब्लू नहीं था, उसकी जगह पर ब्लैक आ गया। तो जो ब्लैक पेन पेन आप लाए, पेन की क्वालिटी अच्छी है, उतने ही रुपए का है, सारी चीजें बिल्कुल बेटर है, लेकिन एक चेंजेस है, वो चेंजेस क्या है कि वो ब्लू नहीं चलता है, वो क्या चलता है, ब्लैक चलता है। तो यहाँ क्या सापेक्ष परिवर्तन नहीं हुआ, परिवर्तन तो हुआ, सारी चीजें घटित हो रही हैं, लेकिन सापेक्ष नहीं हुआ। तो जब सापेक्ष चीजें नहीं होंगी तो अधिगम नहीं कहलाएगा। किसी को ये चलाना सिखा दिया गया कि आप जो है वो मोटरसाइकिल चला सकते हैं, उसे मोटरसाइकिल बता दी गया, सारी चीजें बता दी गई, लेकिन जब मोटरसाइकिल दिया गया तो चला। तो ऐसे ही में क्या है, उसे ऐसे बताना आता है कि ये गियर होता है, ये ब्रेक होती है, ये क्लच होता है, लेकिन उसे चलाना नहीं आता। ठीक है, तो ये क्या, उसे नॉलेज तो है लेकिन उसको जो हैंडलिंग होनी चाहिए वो नहीं आई। तो इससे क्या होता है कि हमें चीजें तो आ गई, हमें नॉलेज है हमें, लेकिन हमें उसका एप्लीकेशन पार्ट नहीं है। तो क्या रिलेटिवली नहीं कहलाएगा, सापेक्ष नहीं कहलाएगा।
सापेक्ष का मतलब क्या हुआ कि जो रिक्वायर्ड है वैसा ही परिवर्तन होना चाहिए। खाना बनाना आता है लेकिन खाना जो बनना चाहिए वो नहीं आता है, ठीक है, तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक, तो रिक्वायर्ड होना चाहिए। वो ये कि हनुमान जी को भेज दिया गया जड़ी बूटी लाने के लिए, जड़ी बूटी तो ले आए लेकिन पूरा पहाड़ उठा के ले आए। तो जो रिक्वायर्ड था वो रिक्वायर्ड के साथ वो अनरिक्वायर्ड भी चीजें आ गई, बहुत सारी चीजें। तो उसी तरह से क्या रिलेटिवली मतलब अधिगम होना चाहिए लेकिन सापेक्ष होना चाहिए, परमानेंट मतलब स्थायी होना चाहिए। और जो परिवर्तन हमारे में होता है या व्यवहार में परिवर्तन होता है वो कैसे होता है, अनुभव के द्वारा होता है या ज्ञान के द्वारा, दो ही चीजें होती है। या तो हमको कोई चीज अनुभव ही हमने जो है वही मतलब है बाहर निकले लॉकडाउन में पुलिस ने डंडा उठा के 2-3 मार दिए, बिल्कुल अनुभव हुआ, कभी बाहर नहीं जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा व्यक्तिगत अनुभव हुआ। ये हमारे ज्ञान के द्वारा कि हमें पहले से नोटिस मिलती हुई लॉकडाउन में बाहर नहीं जाए, बाहर नहीं गए, तो व्यवहार में परिवर्तन होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन कई बार आता है कि लर्निंग मीन्स, तो लर्निंग में लिखा रहता है, कई सारे ऑप्शन लिखे रहते हैं, चेंज इन बिहेवियर, परमानेंट, रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू एक्सपीरियंस। तो आपको याद रखना है लर्निंग मीन्स रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू एक्सपीरियंस, ठीक, ये होना चाहिए, ठीक। तो इसके अंदर कुछ और भी चीजें दी हैं, ऊपर आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। आगे आते हैं, एक बार यूनेस्को से यूनेस्को की परिभाषा पूछी गई। यूनेस्को ने जो लर्निंग के बारे में क्या बताया है, तो लर्निंग नो, लर्निंग टू, लर्निंग टू लिव टुगेदर, लर्निंग टू बी, इस चारों जो दिए गए स्टेटमेंट से आप फैमिलियर भी होंगे, तो क्वेश्चन आ सकता है, पूछा जा सकता है, ठीक। अब लर्निंग की कुछ विशेषताएं पढ़ते हैं, लर्निंग के बारे में ऊपर बता दिया। लर्निंग से देखिए मैंने रेड इसलिए किया है कि ये कई बार रिपीट हो चुका है। आप ये भी सोच रहे होंगे कि उसमें तो लर्नर लिखा था, लर्निंग की बात कर रहे हैं। लर्निंग इसलिए कि कई बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है लर्निंग के बाद, कि लर्निंग है क्या, लर्निंग कैसे होती है, लर्निंग स्टूडेंट कैसे टीचर जो है बेहतर तरीके से पढ़ाए कि लर्निंग और अच्छी। तो लर्निंग के बारे में कई बार क्वेश्चन रिपीट हुए, लर्निंग क्या है। तो लर्निंग इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, लर्निंग जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। और हम सभी जानते हैं बचपन से लेकर के आज तक सभी को हम सीखते ही आए, ऐसा कोई दिन नहीं हुआ कि हमने कुछ ना सीखा। हम रोज ना रोज कुछ सीखते रहते हैं। क्यों सीखते रहते हैं? क्योंकि आज जो हमारी रिक्वायरमेंट है आज के समय के अनुसार है, कल हमारे जिंदगी में एक नया अध्याय जाएगा और कल की रिक्वायरमेंट्स बदल जाएंगी और कल की रिक्वायरमेंट के अनुसार नई चीजें सीखनी पड़ेगी। इसलिए पूरी जिंदगी हम सीखते रहते हैं, ठीक है। लर्निंग टू यूजफुल मस्ट बी लिंक्ड विद लाइफ प्रोसेस। एक बार क्वेश्चन आया था कि लर्निंग उपयोगी उपयोगी कैसे हो सकती है, अधिगम जो है उपयोगी कैसे होगा। लर्निंग तब उपयोगी होगी जब उसको जीवन के साथ जोड़ा जाएगा। अगर उसको जीवन के साथ जोड़ा नहीं जाएगा तो उपयोगी नहीं होगा। अब कश्मीर में रहने वाले व्यक्ति को जो है वो रेगिस्तान में जो कृषि होती है उसके बारे में पढ़ाया जाए, राजस्थान की जो चीजें होती हैं उनके बारे में पढ़ाया जाए, वहाँ के एग्रीकल्चर सिस्टम के बारे में पढ़ाया जाए, या जो रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम के बारे में पढ़ाया जाए, तो उनके लिए वो क्या है, पढ़ तो लेंगे, नॉलेज हो जाएगा, लेकिन उनके लिए यूजफुल नहीं है, क्योंकि भाई वहाँ कश्मीर में बर्फ पड़ती है, वहाँ रेगिस्तान नहीं है, ठीक है। तो हमारी जो लर्निंग सिस्टम है कहते हैं वो क्या है, हमारी जीवन से जुड़ी हुई नहीं है। जैसे कभी कभी क्वेश्चन नहीं आता कि पूरी जिंदगी हमने वो साइन थीटा पता नहीं क्या क्या पढ़ डाला और काम कोई नहीं आया हमारे, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी हमने पढ़ लिया, हमें काम नहीं आया। तो काम इसलिए नहीं आया कि वो हमारी जो चीजें रिक्वायर्ड है वो हमें नहीं पढ़ाया गया, हमें कुछ और पढ़ा दिया गया। तो जो पढ़ा दिया गया वो हमारे जीवन से जुड़ा हुआ नहीं। तो लर्निंग ऐसी होनी चाहिए, यानी हमें वो चीज सिखाया जाना चाहिए जिससे क्या है कि हमारे जीवन से जुड़ा हुआ। ठीक है। लर्निंग इज ए कंटिन्यूअस एंड यूनिवर्सल प्रोसेस। आया था कि लर्निंग क्या सतत चलती है? यस, ऑलवेज सतत चलती रहती है, यानी हम हमेशा चीजों को बदलते रहते हैं। आज हमने कुछ सीखा, कल हमें नया सीखने को मिलेगा, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा पुराना लर्निंग का जो नॉलेज था उसमें हम इनहांसमेंट कर लेंगे, उसमें मॉडिफिकेशन कर लेंगे। और यूनिवर्सल प्रोसेस है। यूनिवर्सल प्रोसेस मतलब सब पूरी सार्वभौमिक क्रिया है, कोई जरूरी नहीं कोई विशेष व्यक्ति सीख रहा हो, चाहे वो किसी भी जात, किसी भी धर्म, किसी भी स्थान, किसी भी कहीं भी रहने वाला व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति हो, सबकी सीख। लर्निंग इज रिलेटिवली परमानेंट चेंज भी ऊपर बता चुका हूँ, ये सापेक्ष रूप से जो व्यवहार में परिवर्तन होता है। लर्निंग इज पर्पजिव एंड गोल डायरेक्ट। लर्निंग क्या होता है? उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है और लक्ष्य निर्धारित होती है। ये उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। अगर उद्देश्य नहीं है तो अधिगम नहीं है, तो इसे गॉसिप कह सकते हैं आप गॉसिप कर सकते। अगर कोई उद्देश्य विहीन कोई सीख रहा है, कुछ जान रहा है, जैसे हम जो है किसी ने मुझे सिखा दिया कि चलो बैठे थे और चलो रेलगाड़ी से इंजन रेल चलाना सीख जाते हैं, बैठे रेल चलाना सीखे, लेकिन हमारा कोई रेल चलाने का ना उद्देश्य था,
और ना ही हमें, हम वहाँ के ड्राइवर हैं, तो उससे क्या होगा, हमें कोई फायदा नहीं होगा, हमारा कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो क्या है, जब तक वो गोल डायरेक्टेड नहीं होगी, किसी उद्देश्य विशेष को लेकर के नहीं होगी, तब तक वो लर्निंग निकल आएगी। वो एक तरह से कहा जाए आपका टाइम पास। ठीक है, लर्निंग इन्वॉल्व रिकंस्ट्रक्शन ऑफ बिहेवियर एंड एक्सपीरियंस। लर्निंग क्या है, रिकंस्ट्रक्शन होता है, बचपन से लेकर के आज तक। पहले पता था कि पहले बचपन में कोई गलती करते थे तो कहते थे भूत आ जाएगा, जब थोड़ा बड़े हो गए तो पता लगता भूत नहीं आता, कुछ और आता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या हमारे लर्निंग में चेंजेस होता है। हम अपने लर्निंग में जो पुरानी चीजें पहले कहते थे भाई पृथ्वी, सूर्य जो पृथ्वी के चक्कर काटता है, तो हमने ये सीखा। फिर और बड़े हुए तो कहा गया नहीं नहीं, पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर काटती है, तो सीख लिया। पहले बताया गया पृथ्वी गोल होती है, फिर बताया गया पृथ्वी जो होती है अंडे के आकार की होती है, फिर बताया गया पृथ्वी जो होती है चपटी होती है, फिर बताया गया पृथ्वी जो होती है वो फ्लैट भी होती है। मतलब थ्योरी है कि पृथ्वी के अराउंड की जगह फ्लैट है। तो अब वो भी कंफ्यूजन हो गया कि रियलिटी में पृथ्वी है कैसी। तो हम क्या करते हैं, अपने नॉलेज में रिकंस्ट्रक्शन करते रहते हैं, जैसे जैसे घर को डेकोरेट करते रहते हैं, उससे अपने नॉलेज को भी देखते हैं। ये क्या है, लर्निंग इज ए प्रोडक्ट ऑफ एक्टिविटी। लर्निंग क्या है, ये देखिए लर्निंग दोनों चीजों में शामिल होती है। लर्निंग इज ए प्रोसेस, लर्निंग इज ए प्रोडक्ट, दोनों चीजें। कैसे है, जब आप सीख रहे हैं, अभी अभी आपको बताया जा रहा है और आप सीख रहे हैं कि लर्निंग क्या है, लर्निंग के मेरिट्स क्या क्या होते हैं। तो ये क्या है, लर्निंग जो प्रोसेस, एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के तहत क्या है, नॉलेज जो है ट्रांसफर हो रहा है। जो मेरे पास नॉलेज है वो मैं आपको बता रहा हूँ, आप उसको सीख रहे हैं। तो ये प्रोसेस, जब आप सीख गए और सीख लेने के बाद में आप एग्जाम देने गए और आपने एग्जाम दिया और एग्जाम देने के बाद में आपका रिजल्ट आया और रिजल्ट में आप जेआरएफ क्वालिफाई हैं, तो जो जेआरएफ का रिजल्ट है वो क्या है, आपका अचीवमेंट है। तो अचीवमेंट का एक प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट के रूप में सामने आए। तो जब हम सीख रहे होते हैं, देन लर्निंग इज ए प्रोसेस। जब हम सीख जाते हैं और सीखने के बाद में उसको हमारे रिजल्ट के रूप में, हमारे अचीवमेंट के रूप में सामने आने लग जाता है, तो एक प्रोडक्ट में सामने आता है। लर्निंग इज ए प्रोडक्ट, लर्निंग इज ए प्रोसेस। जब हम सीखते हैं तो उसे हम प्रोसेस कहेंगे, और जब हम सीख जाते हैं, डिजायर्ड लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं, तो वो प्रोडक्ट। तो लर्निंग क्या है, प्रोडक्ट है हमारी गतिविधियों। हम जो भी कुछ भी करते हैं उससे जो हमें रिजल्ट मिलता है वो प्रोडक्ट। लर्निंग क्या, ट्रांसफरेबल है। लर्निंग में ट्रांसफर किया जा सकता है। मेरे पास जो सीखा है वो आपको सिखा रहा हूँ, आप जो सीखते हैं वो खुद में बदलाव करते हैं। जैसे जिसे योग करना बेहतर तरीके से आता है, वो अगर जिम करने के लिए जाएगा तो उससे आसानी होगी, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो अपनी जो लर्निंग है, जो योग के अंदर उसने सीख रखा है, उसको वो ट्रांसफर कर लेगा जिम के मेथड्स। ठीक है, तो ये क्या है, लर्निंग को ट्रांसफर किया जा सकता है। जैसे जो भाषा का ज्ञान रखता है, जो संस्कृत रखता है का ज्ञान है, उसे हिंदी सीखना आसान हो। ठीक है, लर्निंग क्या ट्रांसफर भी की जा सकती है, लर्निंग ट्रांसफर होती भी नहीं, लेकिन इसमें भी क्या, लर्निंग पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है। अब कोई ये सोचे कि मैंने हिंदी सीख रखी है तो मुझे इंग्लिश सीखने में सहायता होगी, नहीं, बिल्कुल नहीं। हिंदी चीज अलग है, इंग्लिश अल्फाबेट अलग होते हैं, हिंदी के जो है वर्णमाला अलग होती है। तो उसमें कोई चेंजेस, उसमें जीरो ट्रांसफर होता है, कोई ट्रांसफर नहीं होता है। इवन कभी कभी निगेटिव ट्रांसफर भी चीज होती है। अब ये कोई सीखे कि मैंने साइकिल चलाना सीखा है तो मैं एरोप्लेन चलाना सीख जाऊंगा, बिल्कुल नहीं। एरोप्लेन चलाना और साइकिल चलाने में बड़ा डिफरेंस होता है। ठीक है, कभी कभी निगेटिव ट्रांसफर भी होता है। निगेटिव ट्रांसफर का मतलब क्या है कि एक चीज दूसरे में बाधा उत्पन्न करती है, एक चीज दूसरे की चीज के सीखने में बाधा उत्पन्न करती है। बाधा कैसे उत्पन्न करती है, जैसे आपने कोई चीज सीखी और मान लीजिए जैसे आपने कोई भाषा सीख रहे हैं, चाहे ना कोई भी भाषा सीख रहे हैं, कोई भी ऐसे संस्कृत ही सीख रहे हैं, संस्कृत के साथ आप इंग्लिश सीखना शुरू कर दिए। तो संस्कृत क्या है, संस्कृत से जब इंग्लिश सीखना शुरू कर दे हैं, तो संस्कृत के जो वर्ड हैं जो आपने सीख रखा है, तो आप इंग्लिश सीखेंगे तो वो आपको नई चीज को लर्न करने में रोकेंगे। कि एक चीज आपकी सीखी हुई, जैसे हम, हमारे सामने कोई एक चीज रखी हुई है और तो हमें वो दिखाई देगी, लेकिन उसके बाद अगर हमें दूसरी चीज को ला करके हमारे सामने फिर से रख दी जाए, तो हमें पहली वाली चीज दिखाई देने लग जाएगी और दूसरी चीज उसके पीछे हो जाएगी, तो हमें कम दिखाई देगी। कहते नहीं, जैसे जैसे हम सीखते जाते हैं पुरानी चीजें को भूलते जाते हैं। फॉरगेटिंग की थ्योरी है। फॉरगेटिंग की थ्योरी में ये कहते हैं कि दो चीजें, हम इसलिए भूल जाते हैं कि हम याद नहीं करते, इसलिए हम भूल जाते हैं कि हमने याद नहीं किया। हम बहुत सारी चीजों को फॉरगेट हो गए। क्यों फॉरगेट हो गए, कि हमने उसको याद ही नहीं किया, हमने रिमाइंड ही नहीं किया, इसलिए हम भूल गए। और दूसरी चीज भूलने का कारण क्या है, कि हमारे सामने नई चीज आ गई, हमारे सामने नई ऐसी चीज आ गई कि हम पुरानी चीज को भूल गए। जैसे आप एक एग्जांपल देता हूँ, 2020 और 2021 में क्या अंतर। अगर देखेंगे कि 2020 हमारे लिए लगता था अरे ये कोरोना वायरस आ गया, जिंदगी खराब हो गई, लॉकडाउन लग गया और पता नहीं कितनी खराब यादें हमारे पास से। लेकिन जब 2021 आया, उसे भयंकर त्रासदी लेकर आ गया।
हम 2020 हमारे लिए फिर ठीक लगने लगा कि 2020 तो कम से कम ठीक था, इतना ज्यादा परेशानी नहीं थी जितना ज्यादा 2021 में। तो वो चीजें हम क्या है वो हमारे ध्यान से कम हो गई, हमारे चीजें ये ध्यान में आने लगी क्योंकि वो 2021 उससे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला। तो जब अच्छी चीज कोई सामने आ जाती है पहले वाली से, तो हम पहले वाली चीज को भूलना शुरू कर देते हैं और अच्छी चीज को ज्यादा से ज्यादा। तो क्या है, लर्निंग क्या है, ट्रांसफर होती है, तो पॉजिटिव ट्रांसफर भी होता है, नेगेटिव ट्रांसफर भी होता है और जीरो ट्रांसफर भी